So October November 2023 paper 1 variant 2 AS physics आज स्टार्ट करें. Student estimates the maximum speed of some different moving objects. Which maximum speed is not a reasonable estimate? 0.1 जो होता है वो 10 मीटर्स पर सेकंड होता है, तो ये तो सही लग रहा है. इन्होंने असल में यूनिट भी चेंज किया ना, गाड़ी वाले को किलोमीटर्स पर सेकंड में. चलो मीटर्स पर सेकंड में करके देखते हैं पहले. 90 मीटर्स पर सेकंड किलोमीटर्स पर आवर में करके ज़्यादा पता लगेगा. तो अगर किलोमीटर्स पर आवर में करके देखें तो ज़्यादा बेहतर पता लगेगा. स्नेल इसको मीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.0 कितना होता है यार. मीटर किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 10 मीटर्स पर आवर सीम्स लाइक करेक्ट. सही लग रहा है देखने में. 10 मीटर 1 घंटे में कवर कर ही लेगा एक स्नेल. एक रूम के दूसरे कॉर्नर तक चला ही जा सकता है स्नेल एक घंटे में. सही है. गाड़ी का मुझे शायद थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. स्प्रिंटर का 10 मीटर्स पर सेकंड सही है, बिकॉज इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 मीटर्स कवर हो ही जाते हैं. ओलंपिक का स्प्रिंटर जो होता है, इसको मैंने आई थिंक मीटर्स पर सेकंड में सही कन्वर्ट नहीं किया. किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 मीटर्स पर सेकंड. दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग. नो वन कैन कवर 100 मीटर्स इन 1 सेकंड, राइट? वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 सेकंड का है, तो ये गलत. तो ये वाला जवाब होगा. कंटेनर शिप का चेक नहीं किया, लेकिन ओलंपिक स्प्रिंटर का डेफिनेटली जवाब मिल गया है. तो बी हमारा जवाब है. विच क्वांटिटी इज एन एसआई बेस क्वांटिटी? क्वांटिटी का लफ्ज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और एसआई बेस बेस भी होनी चाहिए. तो बेस क्वांटिटी में आपका टाइम आ जाएगा. सेकंड एसआई बेस यूनिट है, क्वांटिटी नहीं है. बाकी फोर्स और न्यूटन तो बेस ना क्वांटिटी ना बेस यूनिट है. Student takes measurements to determine the constant acceleration of a car moving from rest in a straight line. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट होता है. द वैल्यूज मेजर्ड विद देयर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर शोन. The student uses this equation to calculate the acceleration of the car. What is the acceleration and its absolute uncertainty? तो ये है आपका s, ये है t. आपको उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हुई है. ओके, तो a हो जाएगा 2s/t². तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले तो निकाल लें. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही थी 0.146, तो 0.15 हो गई. तो ये और ये तो करेक्ट है, ये और ये तो आप छोड़ दो, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते. अब अनसर्टेनिटी निकालनी है. एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, या आप कह सकते हो एक्सेलरेशन, हाँ, एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी शुड बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एस प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी मल्टीप्लाइड बाय 2. टू से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ टी के लिए? एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, क्योंकि टी पे स्क्वायर है बेटा. बाकी आपने बस यहाँ पे वैल्यूज प्लग इन करनी है और सॉल्व कर देना है. 100 को कॉमन वॉमन लेके अब यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं. जल्दी से यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. चलें.
तो एक्सेलरेशन की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी, डेल्टा ए को निकालना है। यहाँ पे आ जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, यहाँ पे 100 आ जाएगा। डेल्टा एस कितना है 0.1, यहाँ पे आ जाएगा 16.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 1/15 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको निकालना है आपने। रीअरेंज करें और सॉल्व करें, बताएं क्या आ रहा है जी। जल्दी जल्दी करना है, टाइम शॉर्ट है। मेरे से पहले प्लीज़ कोई कर दे यार, टाइम बचाएं। मेरे पास आ रहा है 0.02, मेरे पास आ रहा है 0.02। तो मुझे लग रहा है डी होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। 3 का डी है, सही है भाई। ठीक है, चलते हैं। चलो। An aeroplane moving at constant speed in a straight line and the angle theta to the horizontal forces act on the aeroplane T, W, L, R. Which two equation must be correct? देखो constant speed in a straight line है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स इन एनी इक्विलिब्रियम में है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इस पे अप्लाई होगा। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स इन एनी डायरेक्शन मस्ट बी ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्लेन के अक्रॉस किसी भी डायरेक्शन में लाइन बना लें, बात को समझ रहे हैं? आप प्लेन के अक्रॉस यूं लाइन बना लें, इस लाइन के डायरेक्शन में आप फोर्सेस निकाल लें। आप प्लेन के थ्रू वर्टिकल लाइन गुजार लें, उस लाइन की डायरेक्शन में आप फोर्सेस निकाल लें। आप प्लेन के अंदर से हॉरिजॉन्टल लाइन गुजार लें, आप उस लाइन की डायरेक्शन में फोर्सेस निकालें। आप जिस मर्जी एक्सेस में, जिस मर्जी प्लेन के अंदर आप फोर्सेस का जो वो है कंपोनेंट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं उनको आप अगर निकालें तो आपके पास आंसर जो है वो सही आ जाएगा। ठीक है, मतलब वो इक्वल टू ज़ीरो, उनका रिजल्टेंट ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि ऑपोजिट फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। अब जैसे इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे, ये वाली इसको चेक करते हैं। अब मैं इसको ना चेक करूंगा, खाली मैं पूरी अपनी निकालने की भी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं पे चेक करूंगा। अब इसको इसको जो लिखा हुआ है ये सही है या गलत है, और इस बात को चेक करें। L इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा। अब L इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा का मतलब ये वो ये कह रहे हैं कि डब्ल्यू कॉस थीटा की, अच्छा इस तरह भी बना सकते थे बाय द वे, लाइन जो मैंने लाइंस बनाई वो आप यूँ भी बना सकते थे, एक लाइन यूँ भी बना सकते हैं। इस डायरेक्शन में भी तो आप फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो अब असल में सीन ये है कि आपके पास इस डायरेक्शन में डब्ल्यू कॉस थीटा है, डब्ल्यू कॉस थीटा इस डायरेक्शन में एक यही फोर्स है। इस पे आर और टी का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि वो इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। तो डब्ल्यू कॉस थीटा एल के इक्वल होगी, ये इक्वेशन सही लिखी हुई, ये वैलिड है। अब दूसरी इक्वेशन चेक करते हैं, टी इज इक्वल्स टू आर प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। मुझे ये सही लग रही है, मुझे लग रहा है इसमें ए ही ठीक है। मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में चेक करें, वो ये वाली इस डायरेक्शन में चेक करें। तो टी को एक तरफ कर दिया, आर को एक तरफ कर दिया, और आर के साथ डब्ल्यू साइन थीटा भी तो होगा इस डायरेक्शन में, उसको भी उन्होंने बना लिया। यानी कि इस डायरेक्शन में डब्ल्यू साइन थीटा भी है जो इसमें ऐड अप हो जाएगा। तो ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। आई थिंक ये इक्वेशन सही है और इसमें मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। अब इत्तेफाक की बात है कि क्वेश्चन में आपको चीज़ें डबल चेक करनी पड़ सकती थी बहुत ज़्यादा, और सारे ऑप्शंस को गो थ्रू करना पड़ सकता था, लेकिन मुझे 4 का ए ही ठीक लग रहा है, और 4 का ए ही ठीक है अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम एज वेल। सो यस, सही है। आप इसमें इक्वेशन और भी बहुत सारी बना सकते हैं। देखो मतलब टोटल 4 इक्वेशन मैं आपको खुद से बना के दिखा सकता हूँ। यानी कि आप इस डायरेक्शन में टी का और आर का कंपोनेंट निकाल सकते थे, यानी कि ये टी कॉस थीटा हो जाता और ये आर कॉस थीटा हो जाता। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपको और कोई, और एल का भी फिर जो है वो आपको इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ता, फिर वो इसके इक्वल होता। आप इस डायरेक्शन में भी निकाल सकते थे। आप इस डायरेक्शन में तो ऑलरेडी हमने निकाल के चेक कर ली, हमने इस और इस डायरेक्शन में निकाल के चेक किया है, ये वाली और इस डायरेक्शन में, ये वाली 2 डायरेक्शन में इक्वेशन बनाई है।
और इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट के साथ यूजुअली इन्हीं दो डायरेक्शन में निकाली जाती है। डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यार कम ऑन। ये तो जहाँ आप ज़्यादा टाइम लगाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में आपका टाइम बच भी जाता है। डबल चेक कर लेते हैं जी, 5 का डी है, ठीक है, टाइम बच गया, आगे चलते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, एस्ट्रोनॉट ऑन द मून, सो मून है, इसका मतलब जी इज नो लॉन्गर 9.81, राइट, जस्ट कीप दैट इन माइंड। नो रेजिस्टेंस फॉर द बॉल्स इनिशियल वेलोसिटी हैज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ 8, ठीक है। तो v और इनिशियल वेलोसिटी का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो 8 आया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन द मून, सो जी की वैल्यू यहाँ पे, या एक्सेलरेशन की वैल्यू ये है आपकी, हाँ। अब ये जी कह लो। स्पीड ऑफ द बॉल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल आफ्टर 9 सेकंड्स? सो हियर्स द थिंग, वी डोंट नो वेयर द बॉल इज गोइंग टू बी, वी डोंट नो कि बॉल यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। हमें ये पता है, हम क्या कर सकते हैं, बॉल की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे और उनका फिर रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मुझे ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाला कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 9 ही होगा, सॉरी 9 बोल रहा हूँ, वो तो 7 ही होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर हाल में 4 ही होनी है, इसको तो छोड़ दो। अब वर्टिकल की अगर मैं बात करूँ, वर्टिकल वेलोसिटी, तो उसके लिए मैं u प्लस ए टी लगा सकता हूँ, u प्लस ए टी। इसमें जो इनिशियल है वो ये है, ये मेरा u हो गया, अपवर्ड्स को मैंने पॉजिटिव लिया। अब एक्सेलरेशन होती है डाउनवर्ड्स, हेंस आई वुड टेक इट एज नेगेटिव, ओके। तो इसलिए यहाँ पे मैं -1.62 लिख रहा हूँ, क्योंकि ए का साइन नेगेटिव था, टाइम जो था वो 9 सेकंड्स था। अब इससे मुझे पता लगेगा ओवरऑल मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी या पॉजिटिव, प्रॉब्ली नेगेटिव आंसर ही आएगा। तो चेक कर लेते हैं, 8 माइनस 1.62 इंटू 9, -6.58 आता है। ये डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब मेरा जो है ना अपना बॉल, वो यहाँ कहीं है इस जगह पे। तो लेट्स जस्ट मेक अ पॉइंट ओवर हियर, ये तो 4 ही है और ये हो गया -6.58। वी डोंट नीड द माइनस साइन एनी मोर, वी जस्ट नो द डायरेक्शन। ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड आउट द रिजल्टेंट। द रिजल्टेंट तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, रिजल्टेंट निकालें पाइथागोरस थ्योरम से। तो 4 स्क्वायर प्लस 6.58 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या जवाब आता है? 7.7 आता है। इट शुड बी द आंसर, 6 का बी है, सही है। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं लगी इसमें? तो दो ही स्टेप्स थे, हॉरिजॉन्टल को आपने वो रखना था, 3 स्टेप है, हॉरिजॉन्टल को वही रियलाइज करना था, वर्टिकल का कैलकुलेट किया, डायरेक्शन रियलाइज की, और फिर उसका रिजल्टेंट निकाल लिया। 3 स्टेप्स में क्वेश्चन हो गया। लेकिन इस बात का ख्याल रखने कि जी को 9.8 नहीं ले लेना, ओके। Two blocks of mass are connected by a light string that passes over a frictionless pulley. M1 type के क्वेश्चन है ये। The blocks are held initially stationary. A block of mass 2 kg rests on a rough horizontal surface. Held initially stationary. The block of mass suspended. When the blocks are released, they have an acceleration of 2. Common acceleration होगी दोनों की 2 ही होगी, and they'll probably move to the right and downwards. What is the magnitude of the frictional force between the block of mass 2 kg and the surface, right? सो करना यह है कि दोनों के लिए इक्वेशन बना के इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। इस पे जो फोर्स एक्ट करी है वो फ्रिक्शन की एक्ट करी है, और यहाँ से जो फोर्स एक्ट करी है वो टेंशन की एक्ट करी है। ऑब्वियसली इसकी इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स होगी और एक्सेलरेशन होगी, और इसके इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करी है वो इसका वेट है, और इस डायरेक्शन में टेंशन एक्ट करी है। द टेंशन दैट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर एंड हियर आर द सेम टेंशन, इनकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है, इसलिए इनके लिए सेम वेरिएबल मैंने यूज़ किया है। मुझे एफ निकालना है, दिस इज द थिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक द इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर बोथ ऑफ दीज मासेस। इसके लिए हो जाएगी W माइनस टी, ठीक है, मतलब W की तरफ मूव करना है ना यार इसने, तो इसलिए मैं W माइनस टी लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू एम ए। इसके लिए हो जाएगी सिंपली T माइनस एफ, क्योंकि T की तरफ मूव करो तो T माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। इनके मासेस जो है उनकी वैल्यू हमें पता है, ए दोनों फार्मूलाज के अंदर और टी दोनों फार्मूलाज के अंदर कॉमन है। आपको ए नहीं निकालना,
ए आपको दिया हुआ है इन्होंने, एम आपको दिए हुए हैं दोनों, और आपको इसका मास m1 लिख देते हैं और इसका मास m2 लिख देते हैं। ए आपको पता है, एम आपको पता है, टी आपको निकाल नहीं पता, और एफ आपको निकालना है, डब्ल्यू आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अननोन इक्वेशंस जो हैं इनको सॉल्व करने के लिए मैं देखता हूँ मुझे दोनों इक्वेशंस की ज़रूरत है, किसी एक इक्वेशन से हो जाएगा, दोनों इक्वेशन से नहीं हो पाएगा। पहले ये वाली इक्वेशन से मुझे टी निकालना पड़ेगा, फिर इस टी को यहाँ प्लग इन करना पड़ेगा, फिर उसे एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा जी 0.5, जल्दी जल्दी करो यार, कोई बंदा टी निकाल के दे दे भाई मुझसे पहले पहले। ये इन्होंने आपको दी थी वाली, तो यहाँ से टी क्या आता है? 9.81 लिखना है। मेरे पास आ रहा है टी की वैल्यू 3.9, होपफुली दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 3.9 माइनस एफ, मास की वैल्यू यहाँ पे 0.2 है, एक्सेलरेशन वही 2 है, तो एफ निकालने की कोशिश करते हैं। 3.9 माइनस 0.2 इंटू 2, आई एम गेटिंग 3.5, होपफुली इज करेक्ट। ऑप्शन में है, ए है। 7 को चेक करेंगे तो ए ही जवाब है आपका। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन M1 में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके लिए तो बच्चे प्रॉपर इसको याद कर लेते हैं कि इसका भी एफ इजिकल्स टू एम ए का इक्वेशन बनाना है, इसका भी एफ इजिकल्स टू एम ए इक्वेशन बनाना है, और फिर उनको साइमल्टेनियसली या फिर एक एक करके सॉल्व करना है, वट एवर इज अननोन। द रिजल्टेंट फोर्स causes an object to accelerate। ठीक है, what is equal to the resultant rate of change per unit time, ना, तो actually rate of change। C, so one of those questions that is just a definition can be done very fast। Object falls from a stationary helicopter, reaches terminal velocity, what happens to the acceleration of the object between leaving the helicopter and reaching terminal velocity? Acceleration decrease करती है, decreases 9.81 से initially 9.81 होती है, और फाइनली 9.81 से 0 हो जाती है। तो दिस इज द, सो इट डिक्रीजेस टू 0, यही बात सही लग रही है बस, 9 का बी, राइट। ठीक है, ओके। Two balls of mass m and 2m traveling in a vacuum with initial velocities 2v and v respectively collide with each other head on. After the collision, the ball of mass m rebounds to the left with velocity v. What is the loss of kinetic energy in the collision? Right. तो भाई आपको उन्होंने बता दिया, सबसे पहले तो आपको दूसरे वाले ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इसका बना लूँ सिचुएशन के आफ्टर कोलिजन, क्या बन रहा है मामला? आफ्टर कोलिजन ये हो रहा है कि जो बॉल मास m की थी उसकी वेलोसिटी अब यूं है, और जिसका मास 2m है उसकी हमें अभी वेलोसिटी नहीं पता। ठीक है, हो सकता है वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, हमें ये भी नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस हमें हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में ना, किसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी अज्यूम नहीं करते। ये आफ्टर है तो ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इसको फाइंड आउट कर, वंस यू फाइंड दिस आउट देन यू कैन टेक देयर इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज एंड सब्ट्रैक्ट देम। तो यहाँ पे अगर मैं वर्कआउट करूँ इसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन बनाऊँ, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है 2mv माइनस 2mv। ठीक है, 2mv माइनस 2mv, 2v और m, और v और 2m, और माइनस साइन बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बिफोर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? इसका हो जाएगा माइनस mv। माइनस क्यों? बिकॉज लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट को हमने नेगेटिव ट्रीट कर, माइनस mv प्लस वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द अदर वेलोसिटी, तो लेट्स फाइंड इट आउट इन टर्म्स ऑफ v, उसको हम x रख लेते हैं, 2mx रख लेते हैं, x ढूंढना है, x ढूंढना है ना, तो पहले x को ढूंढते हैं, यहाँ से क्या आएगा, प्रॉब्ली आई थिंक v अपॉन 2 आएगा, बट देख लेते हैं।
ये पता नहीं वी ही आएगा, लेट्स चेक। तो ये तो लेफ्ट साइड तो ज़ीरो हो गई, लेफ्ट साइड तो ज़ीरो हो गई, लेफ्ट साइड ज़ीरो हो गई, ये हो गई माइनस एम वी, ये हो गई +2mx। अब इसका मैंने प्लस साइन इसलिए रखा है क्योंकि मैं डायरेक्शन अज्यूम नहीं कर रहा, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट में प्लस साइन दे रहा हूँ। तो x को अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे आ जाएगा mv/2m, तो m और m कैंसिल हो गया, v/2 आ गया, x इक्वल टू v/2 आ गया, और आया है आंसर पॉजिटिव, आया भी पॉजिटिव आंसर है। इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में हाफ v से मूव कर रहा है। ये हमारे पास सिचुएशन बन रही है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास हमें इनकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता चल गई। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ, यहाँ पे मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालता हूँ, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2m2v² प्लस 1/2m/v²। ये टोटल क्या आएगी, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो, 4v²/2, 4mv²/2 कितना होता है, 2mv², और ये तो कैंसिल हो गया, खाली mv², 2mv² प्लस mv², 3mv²। ये है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली, जो कि बिफोर कोलिजन है। अब आफ्टर कोलिजन वाली काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी, यानी कि इन दोनों की, तो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए मैं यहाँ वर्किंग कर लेता हूँ, जिस तरह जगह दी हुई है यहाँ पे कर लेता हूँ वर्किंग। तो हम कहेंगे, अब इसमें डायरेक्शन नहीं देखनी होती वो, राइट, तो हाफ mv² इधर हो जाएगा, और प्लस करके ½ mv/2 का स्क्वायर इधर हो जाएगा। इसको मैं अगर कंबाइन करूँ टोटल, तो 1/2mv², और 1 × 4 1/8mv², तो 1/2 और 1/8 कितना होता है, 1/2 प्लस 1/8mv², ये होता है जी 5/8mv²। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालना है, इसका और इसका आपने डिफरेंस निकालना, ठीक। तो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस आ जाएगा 3mv² माइनस 5/8mv²। तो फाइनल आंसर क्या आता है, 3 - 5/8। ये तो बहुत ही अजीब सा जवाब आ रहा है, मेरा तो गलत आ रहा है बिल्कुल। क्या गलती की है मैंने, क्या मिस्टेक की है, बड़ी श्योर कि यहाँ तो कोई गलती नहीं है। ओ, यहाँ पे 2 आना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, ठीक बोल रहे हो भाई, चलिए थैंक यू, यहाँ पे 2 आना है। बस ही मैंने अभी तुम्हारा लंबा सा मैसेज नहीं पढ़ा हूँ, मैं बाद में देखता हूँ। हाँ, यहाँ पे 2 आना था, तो ये 5/8 नहीं होगा, बल्कि ये 5/4 हो जाएगा। तो 3 - 5/4 कितना होता है, 7/4। जवाब में तो ये भी नहीं है, क्या कर रहा हूँ, और तो कोई गलती नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये 5/4 क्यों होगा फिर, एक मिनट रुको, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका मैं कोफिशिएंट ठीक कर लूँ बेटा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ पूरा, तो ये हो जाएगा 1/2, जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, व्हाइल आई फिक्स दिस। 1/2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 1/4mv² हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 3/4 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3/4 को 3 में से माइनस करें, अब क्या आता है, अब आता है 9/4। 9/4 यहाँ है, तो सी होना चाहिए 10 का सी सही है। ठीक है, अभी काफ़ी देर लगा थी इसको करने में, खैर। अब क्या कह रहे थे, अब ये कौन से सवाल से रिलेटेड है, बस सर वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट बाय एडिंग देयर मासेस टुगेदर एंड मल्टीप्लाइंग the acceleration by 0.2 and then use the equation weight of the heavier mass। यार ये, एक सेकंड, ये अब वसी आपका ये मुझे फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा वैसे, टू बी ऑनेस्ट, ये वाली जो आप क्वेश्चन 7 की प्रॉब्ली बात कर रहे हो, आई थिंक, इज दैट व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, या आप इसी क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर रहे थे, क्वेश्चन 10 से रिलेटेड। अगर आप 7 से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो इनके मास आपस में ऐड कर दें,
इनके मास ऐड कर सकते हैं, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ सिंगल मास, बट द प्रॉब्लम है कि उस पर फिर आपको फोर्सेस का जो फिक्स करना है ना सिस्टम पे, वो आपको थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। आप उसमें इक्वेशन बना रहे हो, वेट ऑफ हैवियर मास माइनस एफ, वेट ऑफ हैवियर मास माइनस एफ, एफ इज फ्रिक्शन राइट, इज इक्वल टू एफ नेट। अब ये इक्वेशन में आप क्या कर रहे हो, इस पूरी बॉडी को एज अ सिंगल मास ट्रीट कर रहे हो, राइट, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग बाय योर मेथड। इसको आप सिंगल मास की तरह ट्रीट करो, जिसका आप बोलो पूरा मास 0.5 है। आप कह रहे हो भाई इस पूरे सिस्टम का वेट माइनस फ्रिक्शन, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग, इज इक्वल्स टू एम ए। ये इक्वेशन बना रहे हैं आपस। आई थिंक इससे भी हो जाएगा, इससे भी एफ निकल सकता है। यहाँ पे आप टोटल मास डाल लो, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन तो कॉमन, और पूरे सिस्टम का वेट आप नहीं डालेंगे, वेट सब आप इसका डालेंगे। यस, आई थिंक इससे हो जाना चाहिए। यस, हाँ सही है, बात समझ में आ रही है। ठीक है। अच्छा, मास पूछ रहा है सर टोटल के फॉर्मूला क्या लिखा है आपने। टोटल काइनेटिक एनर्जी में तो बस आप दोनों की काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम वी स्क्वायर में लगा देता हूँ, लेकिन उनके जो कोफिशिएंट्स दिए हुए ना ये वाले, इनको बस यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आ गई है आपकी। ठीक है, एनीवेज, ओके, लेट्स डू 11। Force F is applied at an angle of 45 to the door handle at a distance d from the pivot, right? तो यहाँ पे जो इसका ये वाला कंपोनेंट है ना, ये हो जाएगा F cos 45, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर देगा F cos 45 into d। What is the moment about the pivot? तो F cos 45 into d, cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है जी √2/2। √2/2 कहाँ लिखा हुआ है? √2/2 आई थिंक 1/√2 के भी बराबर होता है। एम आई राइट? लाइक इफ आई राइट 1/√2, तो वो भी √2/2 ही होता है ना। तो ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, तो आपका जो जवाब है वो हो जाएगा ए। 11 का ए है, बिल्कुल सही। ये चीज़ शायद बहुत से बच्चों को ना पता हो, जो सर्ड फॉर्म मैथ्स की भूल चुके हो, तो यार इसको एक दफ़ा चेक कर लेना। आपका कैलकुलेटर आपको यही बोलेगा, आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। Couple consists of two forces, each of magnitude and opposite direction in the same plane. The perpendicular distance between two forces is d. What is the torque of the couple? F into d. C. Take the forces and the distance between them. That's it. The forces भी दो दफ़ा नहीं लेनी होती, सिंपल है ये। 12 का C होना चाहिए, जो कि चेक कर लेते हैं जी, सही। Diagram shows an experiment to determine the force exerted on a ball by horizontal air flow. तो बॉल को लटकाया हुआ है, लेफ्ट साइड से एयर आ रही है, फोर्स कितनी लगा रही है एयर, देखते हैं। बॉल इज सस्पेंडेड and weighs this much. The deflection is 30 degrees. The ball is in equilibrium. So इस पे हम resultant force 0 करके vertical और horizontal direction में equation बना सकते हैं. What is the ball from the airflow? देखो बॉल पे 4 forces लग रही हैं, आई थिंक पता नहीं कितनी फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स बॉल पे ये लग रही है जो हमें फोर्स निकालनी है। उसके बाद हमें पता है कि बॉल पे एक फोर्स लग रही है, उसका वेट, और हमें पता है बॉल पे फोर्स लग रही है टेंशन की। तो ये सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होगा। इसमें मैं एक इक्वेशन ये बना सकता हूँ, वाई एक्सिस में ये इक्वेशन बना सकता हूँ मैं, वर्टिकल फोर्सेस की इक्वेशन ये बना सकता हूँ। टी कॉस 30, यानी कि टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस 30 होगा, माइनस वेट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 0, या सिंपली इज इक्वल टू वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, तो उससे मुझे टेंशन मिल जाएगी, क्योंकि वेट मुझे पता है, तो टेंशन कितनी आ जाएगी। जवाब आ रहा है जी 0.173, ये टेंशन आ गई। अब आपको टेंशन पता चल गई। अब जो दूसरी एक्स एक्सिस में इक्वेशन बन सकती है, यानी कि अलोंग दिस प्लेन जो इक्वेशन बन सकती है, the equation that is going to be along this plane, that would be
F इज इक्वल्स टू T का ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि F यूं है और T का ये वाला कंपोनेंट यूं है, तो T sin 30। जवाब आ रहा है 0.0866 न्यूटन। बी, 13 का बी, 13 का बी है। Two solid cylinders X and Y are held fully submerged in a liquid। दोनों पे जितना आप तरस लग सकता है, have the same volume, तो V दोनों पे सेम है जो liquid displaced है। Density of material Y is twice the density of material X, both objects are stationary, which statement is correct? Force due to the liquid, okay। सबसे आसान स्टेटमेंट जो है उसको चेक करने का तरीका, अगर हम सारे स्टेटमेंट को गौर से देखें तो डी को चेक करना सबसे ज़्यादा आसान है। डी को चेक करना सबसे ज़्यादा आसान है क्योंकि कह रहे हैं दोनों का वेट बराबर है। अब देखो वो कह रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम सेम है लेकिन एक की डेंसिटी ज़्यादा है, तो दोनों का वेट तो बराबर नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक अगर y की डेंसिटी डबल है तो y का मास भी डबल है, y का मास डबल है तो y का वेट भी डबल है, तो डी तो क्लियरली गलत हो गया, तो डी को हम नहीं चूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन x इज द सेम एज अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन y। अब देखो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो कि दोनों के लिए सेम है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि दोनों का सेम वॉल्यूम है तो लिक्विड को भी वो सेम डिस्प्लेस करेंगे, वो भी दोनों के लिए सेम है, इनटू जी, वो भी दोनों के लिए सेम है, तो इसका मतलब है कि सी सही है। अब इसका मतलब मुझे बाकी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाकी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने इजीली चेक कर लिया अब थ्रस्ट के फॉर्मूला के थ्रू कि भाई ये सेंटेंस आपने सी पे इसलिए नहीं अप्लाई करना क्योंकि आपने जब अपथ्रस्ट निकालना होता है तो उसमें डेंसिटी जो चलती है वो लिक्विड की डेंसिटी चलती है, तो दोनों सेम लिक्विड के अंदर है ना, वाई और एक्स की डेंसिटी नहीं मैटर करती है अपथ्रस्ट निकालते हुए, लिक्विड की डेंसिटी होती है जो यहाँ पे फॉर्मूला में डालते हैं। ऑलराइट, इसीलिए मैंने रो के साथ छोटा सा एल लिखा। इलेक्ट्रिक कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर for 80 kilometers on a straight horizontal road and uses energy E from its battery. Total resistive force acting on the car is proportional to speed squared। अच्छा यार ना लंबा कर देना। assume the electric car is 100% efficient। okay जी। how much energy is used from the battery when the car travels at a constant speed of 60 for 80 kilometers on a straight। तो भाई कह रहे हैं कि अब गाड़ी की स्पीड कम कर दें तो गाड़ी कितनी एनर्जी इस्तेमाल करेगी। भाई देखो सीधी सी बात है यार, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर जो होती है वो होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी, राइट। अब इन्होंने ये कहा है कि गाड़ी की अगर स्पीड बढ़ेगी तो उस पर रेजिस्टिव फोर्स भी डिफरेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्पीड को चेंज कर दें, यहाँ पे 70 की जगह 60 कर दें तो एनर्जी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। सिर्फ वी को नहीं चेंज करना है, एफ भी जो है वो वी से प्रोपोर्शनल है। सिंस एफ भी वी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज, हम असल में ये कह रहे हैं हमारे पास, एक मिनट के लिए ज़रा पॉज करना है, रुकना, कंटिन्यू कर ले। अच्छा जी, हम बात ये कर रहे थे कि भाई पावर का ये फॉर्मूला होता है और उन्होंने कहा ये फोर्स का रिलेशनशिप है, क्या कहते हैं, रेजिस्टिव फोर्स का वेलोसिटी के साथ ये रिलेशनशिप है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई बैटरी तो 100% एफिशिएंट है, आप ये बताएं कि न्यू वेलोसिटी अगर जो है वो इतनी है, पहले इतनी थी, गाड़ी डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल कर रही है, तो न्यू एनर्जी जो गाड़ी पे लगेगी वो कितनी होगी। अब ये बात ऑब्वियस है कि ज़्यादा वाली एनर्जी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो गाड़ी कम स्पीड से जा रही है तो कम पावर ही जो है वो यूज़ करेगी, और वेलोसिटी कम है, रेजिस्टिव फोर्स भी कम होगी, तो ए या बी में से कोई आंसर होगा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या टेक्निक यूज़ करें, लेट्स सी। जो यहाँ पे मुझे बात नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि ओवरऑल फोर्स का पावर का वेलोसिटी के साथ जो रिलेशनशिप है, पावर का जो वेलोसिटी के साथ रिलेशनशिप है वो
क्यूब में बनता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सवाल सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, एक्चुअली एनर्जी के बारे में, तो हमें उसको भी देखना पड़ेगा। एक मिनट, हम इसको एनर्जी के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करने की, एक मिनट रुको। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ये लिख लूँ कि एक्चुअली पावर जो है वो वेलोसिटी के क्यूब से प्रोपोर्शनल है, तो पहले तो मेरे पास न्यू पावर जो आएगी, न्यू पावर जो आएगी, क्योंकि मेरे पास पुरानी वेलोसिटी जो है वो कितनी है 60, सॉरी न्यू वेलोसिटी 60 है, पुरानी वेलोसिटी 70 है, तो जो नई वेलोसिटी है मेरी, जो न्यू वेलोसिटी है, यानी कि जो न्यू स्पीड है, वो पुरानी स्पीड के मुकाबले में 6/7 v होगी। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से 6/7 होता है 0.857 v। तो इसका जो क्यूब है, इसका जो क्यूब है उससे आपकी न्यू पावर आएगी। सर क्यूब क्यों लेना है? क्योंकि मैंने कहा ना कि पावर जो है, पावर वेलोसिटी से इसका ये रिलेशनशिप है, बट इसके अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स है वो वेलोसिटी के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो ओवरऑल रिलेशनशिप क्यूब का बन जाएगा। ठीक है, इफ वी आर, अगर हम सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज को अज्यूम करें, लेकिन अभी ये सवाल यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ तो मेरे पास जो कोफिशिएंट बनता है पावर का, नई पावर का जो कोफिशिएंट बनता है, यानी कि इस चीज़ का क्यूब अगर मैं करता हूँ 0.857 का, तो मेरा आंसर का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो वो आ जाता है 0.629 या 0.63 कह लो, 0.63 p बनता है। अब अभी आपके पास ऑप्शन में कोई भी इसमें सही ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब पावर आपकी कम हो जाएगी तो गाड़ी ज़ाहिर सी बात है स्लो जा रही है, गाड़ी की जब स्पीड कम होगी बेटा, लेकिन सेम डिस्टेंस कवर करी तो गाड़ी को टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। अब देखो आपकी जो एनर्जी होती है वो होती है पावर इनटू टाइम। टाइम आपका पुराना वाला टाइम, अगर ओल्ड टाइम जो है वो टी है, पुराना वाला टाइम अगर आपका टी है, तो न्यू टाइम जो है वो आपकी वेलोसिटी क्योंकि कम हुई है, तो जाहिर सी बात है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा टाइम लगेगा? अब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, 6/7 की वजह 7/6 क्यों लिख रहा हूँ या 70/6 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो टाइम होता है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो वेलोसिटी से एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो न्यू टाइम होगा वो 7/60 होगा, यानी कि 7/6 का डेसिमल में आ जाता है 1.7/6 ही लिख दो बेशक, तो न्यू टाइम आपका 7/60 है। तो अब मैं अगर अपनी एनर्जी निकालूँ, न्यू एनर्जी निकालूँ, तो वो पावर का कोफिशिएंट ये वाला, और टाइम के लिए जो कोफिशिएंट मैंने अभी निकाला, जो टाइम का जो पुरानी पावर से रेशियो निकाला वो 7/60 निकाला। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.63 को 7/6 से, तो मेरे पास जवाब आता है 0.735। ये मेरे पास जवाब आता है जो कि क्लोजेस्ट टू ए है, जो कि क्लोजेस्ट टू है। तो दो चीज़ें थी यहाँ पे, दो लेवल्स हैं सवाल के। एक तो सिर्फ ये कि आपने इन दोनों को कंबाइन करके ये वाला रिलेशनशिप लिया और इसके कोफिशिएंट पे क्यूब लगाया, जिससे आपको पावर आपको नहीं मिल गई। लेकिन सिर्फ उससे जवाब इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपकी पावर जो है वो, सॉरी स्पीड जो है जब वो कम होगी तो टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा, और पावर इंटू टाइम एनर्जी होती है, तो जितना टाइम बढ़ेगा वो भी एनर्जी को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए ये आपका जवाब आ रहा है। ठीक है, हो सकता है इसको करने का इससे कोई बेहतर तरीका भी हो, ज़्यादा इससे इजी सोल्यूशन हो, बट अभी जो पहली दफ़ा में मेरे जहन में सोल्यूशन है वो यही है। मतलब सही जवाब तो आपको मिल ही जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन वाइज सेइंग, इफ आई spend time with this question, I might be able to come up with a simpler explanation. What is meant by the efficiency of a system? ये सवाल तो इजी होना चाहिए। यूजफुल आउटपुट, यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय द टोटल एनर्जी इनपुट टू द सिस्टम। सी आपका जवाब होना चाहिए 16 का, 16 का सी, 15 का ए भी सही आया था। सही है। 20 तक हम प्रॉब्ली आज करेंगे, फिर हमें कल इस पेपर को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी हमारे पास 2 दिन और हैं, तो हम आई थिंक 23 के 2 वेरिएंट्स तो कर ही लेंगे। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ वर्टिकल हाइट, द गेन ऑफ gpe इज डेल्टा ep, h are related by the equation, okay, where g is the acceleration of free fall. The definition of which physical quantity is needed to derive this equation? इस इक्वेशन को डिराइव करते हुए हमने वर्क डन की डेफिनेशन भी यूज़ की थी सबसे मेनली, यही हमने मोस्टली डेफिनेशन यूज़ की थी। हमने कहा था कभी वर्क डन जो होता है, वर्क डन बाय फोर्स होता है F इंटू डी। अब जो फोर्स है वो यहाँ पे आपकी mg है, और जो डिस्टेंस है वो आपका डेल्टा एच है। तो फोर्स वर्क डन बाय
फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो आपका जवाब जो है वो डी आ जाना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। अब आपके पास स्प्रिंग्स हैं आइडेंटिकल, इनके सबके सेम स्प्रिंग कांस्टेंट है इन 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच हैज द लार्जेस्ट स्प्रिंग कांस्टेंट कंबाइंड। आपको पता है कि जब पैरेलल में होते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है सबसे ज़्यादा होता है, सीरीज में होते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे कम होता है। यानी कि पैरेलल में सिंपली इनका k+k+k 3k हो जाता है। यहाँ पे k और k का जो टोटल जवाब आएगा वो 1/3k आएगा, इन एज एन अदर वर्ड्स 1/k+1/k+1/k का इनवर्स। तो जो आप रेजिस्टर्स के साथ करते हैं उसका रिवर्स आपने स्प्रिंग्स के साथ करना होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा आएगा, सबसे स्टिफ सिस्टम यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट 18 होगी, 18 का बी होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आपको एक वायर के लिए दिखाया हुआ है, रीजन एक्स और रीजन वाई है, पॉइंट जेड को लेबल किया हुआ है, लेबल एक्स वाई जेड को वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई कर लें। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो जेड है, ऑब्वियसली लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो जेड है। उसके बाद ए और सी को तो इसीलिए हमने निकाल लिया। उसके बाद एक्स इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है, रीजन एक्स में हो रही है डेफिनेटली। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाई में हो रही है, तो डी है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है वैसे कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन एग्जैक्टली यहाँ तक ही, उससे थोड़ी आगे तक भी हो सकती है। मैंने देखा था कि जो प्लास्टिक इलास्टिक लिमिट होती है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से थोड़ा सा आगे होती है। इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, बट खैर इस क्वेश्चन को देखते हुए तो बेस्ट ऑप्शन यही है हमारे पास, 19 का डी ही बन रहा है। ठीक है, बाकी तो आउटराइट गलत है। अब आगे फिर वेव्स की थीम स्टार्ट हो रही है, तो आई थिंक अब आगे जब हम इस पेपर को कंटिन्यू करेंगे तो फिर वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी और जो बाकी का रह गया फिर उसको करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्लास जो है वो एंड करके, तो अगला जो आधा पेपर है उसका पार्ट 2 फिर हम अगली क्लास में करते हैं, और फिर परसों वाली क्लास में एक पूरा पेपर और कर लेंगे बिफोर वी गो इनटू द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़। ऑफिस